गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक स्टोरी की, जिसमें पुरानी स्टोरी है। एक महंत थे और उनके कई सारे चेले थे। तो उनका हर रोज़ का काम एक ही था कि गांव-गांव जाकर भिक्षा लेकर खाना खाने की। हर रोज़ किसी ना किसी को वो साथ ले जाते, दो अपने शिष्य को साथ ले जाते और भिक्षा मांगकर आते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक मोटा सा ऐसा शिष्य था, मोटा सा। तो उसको ऐसा ही सोच में आता था कि जल्दी भिक्षा मिल जाए और मुझे जब जल्दी जल्दी खाना मिल जाए। हर रोज़ यही सोच में रहता था। तो एक बार यही हुआ कि ऋषि महंत और उसके दो चेले कई गांवों तक घूमे, पर उनको जितनी चाहिए उतनी भिक्षा मिली नहीं। बहुत भूख लगनी थी और ऐसे में ही एक गांव आया। वहाँ पे शिष्य गया तो उसको पता चला कि यहाँ तो सब अच्छा और सस्ता मिलता है। उसने तुरंत ही जाकर महंत से कहा, महंत जी, यहाँ पे तो देखो सब कितना सस्ता मिल रहा है। तभी महंत ने कहा कि बेटा, आप वहाँ मत जाना। शिष्य ने कहा, क्यों? हमें तो अच्छी भिक्षा मिलती है, अच्छे से कम दामों में अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो क्यों ना हम यहाँ से भिक्षा लेकर चले जाएं। गुरुजी ने मना किया कि मुझे इस गांव में से भिक्षा नहीं लेनी है। तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी गुरु ने बताया कि जिस गांव में सभी चीज़ें समान रूप से मिलती है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसके लिए उन्होंने यह भी कहा था, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी ही उसकी प्रजा। ऐसा महंत जी शिष्य को समझाते हैं। तो शिष्य को थोड़ी देर समझाने के बाद शिष्य समझ जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो आज हमें भी ऐसा ही कुछ पढ़ना है। यहाँ पे तो शिष्य समझ गया और वहाँ से निकल जाता है और मेहनत करके अच्छी भिक्षा लेकर वो खाना, अपनी पेट की भूख जो है वो तृप्त करता है। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी ही सीख दे रहा है कि जहाँ पे अज्ञान हो वहाँ कोई फायदा न रहता है। जैसा राजा वैसी प्रजा। जिस प्रकार का राजा होता है उसी प्रकार की प्रजा होती है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें यही सीखना है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, बड़ों का मान रखना चाहिए और जहाँ अन्याय असमझ हो वहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी और कवि है भारतेंदु हरि। भारतेंदु
भारतेंदु हरिश्चंद्र। और साहित्य प्रकार है एकांकी। चैप्टर 18 पार्ट 1। यहाँ पे जो लेखक है तो उसके बारे में हम बताएं तो भारतेंदु हरि जो है उन्होंने उनको हिंदी साहित्य के पितामह माना जाता है, क्योंकि सभी ने अपनी प्रादेशिक भाषा में तो सब कुछ साहित्य निर्माण किया था, लेकिन जो श्रेष्ठ हिंदी में किसी ने लिखने की शुरुआत की है तो उसे भारतेंदु हरि ने लिखना स्टार्ट किया था। और उन्होंने बंगाली भाषा में जो साहित्य मिला उसका आश्रय लेकर कितने सारे कवियों ने श्रेष्ठ हिंदी में लिखने की शुरुआत की। फिर उसमें सबसे सफल भारतेंदु हरि हरिश्चंद्र थे और उन्होंने ही हिंदी साहित्य को एक पहचान दी थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में ऐसा राज्य चल रहा था जहाँ पे कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता था। अगर कोई कहे कि आप ये गलत कर रहे हो तो उसको मार दिया जाता था। उसी समय भारतेंदु हरि लिखे तो किस प्रकार से लिखे कि सबको समझ में भी आ जाए और सबको पता भी ना चले कि ये क्या लिखा हुआ है। तो उस समय में जो प्रणाली थी वो प्रणाली कुछ अव्यवस्थित थी। राजा जो कहे वही अंतिम सत्य, कुछ न्याय नहीं, सिर्फ राजा अपने मौत शौक के ऊपर जीता था। मैंने पहले भी कहा स्टोरी में, यथा राजा तथा प्रजा, वैसी स्थिति उस समय में भी थी। इसीलिए उन्होंने उनको समझाने के लिए यह अंधेरी नगरी लिखा था। यह प्राचीनतम माना जाता है, क्योंकि आज से कई साल पहले अंधेरी नगरी लिखा गया था। तो उस समय से लेकर आज समय तक अभी भी हम ये पढ़ रहे हैं और हमारे पीछे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी अंधेरी नगरी को पढ़ेंगी। अंधेरी नगरी क्या है, इसका नाम क्यों अंधेरी नगरी पड़ा है? मैंने पहले ही कहा कि उस समय में ऐसे साम्राज्य था ऐसा कि राजा जो कहे वही अंतिम सत्य। तो उसको उजागर करने के लिए एज एक प्ले, नाटक के रूप में इसे अंकित किया है। और यह तो एक नाटक है जिसको हम स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं। अंधेरी नगरी हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, कई सारी ऐसी भाषाओं में अनुवादित है। ये हिंदी में ही लिखी है, लेकिन गुजराती, इंग्लिश और कई सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इसमें यही समझाते हैं कि जहाँ मूर्खता व्यापक हो वहाँ सभी लोग मूर्ख ही होते हैं, साथ हमें मूर्ख बनने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ते हैं। जन्म 1850
निधन सन 1885। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहा जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया है। मैंने अभी ही आपको कहा कि उस समय की जो व्यवस्था थी उसके ऊपर ही उन्होंने रचना की थी। और भारतेंदु हरि इतने प्रबल साहित्यकार थे कि उसके जो समय था, उसका जो समय था उसको उसके नाम से जाना जाता है। भारतेंदु समय साहित्यों में भी आधुनिक समय, प्राचीन समय, तो ऐसे सब काल माने जाते हैं। तो उसमें भी भारतेंदु हरि के नाम का समय भी उसके नाम पर, क्योंकि उस समय में उसने आधुनिक हिंदी की जो साहित्यिक रचना की थी तो उन्होंने ही स्टार्ट की थी, इसीलिए उनके लिए यह कहा जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुमूल्य योगदान रखा। हिंदी में नाटक का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। कहा जाता है कि स्टार्टिंग, जो नाटक की स्टार्टिंग है वो ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने की थी। भारतेंदु हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कविवचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वह एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरे नगरी, नाट्य साहित्य, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह दर्पण, नाट्यशास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी सिलक, पावक कविता संग्रह, काव्य आदि। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्प आयु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रभावित माना जाएगा। तो सिर्फ 35 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया था। तो यहाँ पे भी उनकी बहुत बोलबाला की गई है कि उनके जैसा कोई कवि नहीं मिला है कि इतनी कम उम्र में इतना सारा साहित्य जो दे जाए। और नाटक की रचना तो सिर्फ भारतेंदु हरि के द्वारा ही की गई है, ऐसा माना गया है हिंदी साहित्य में। तो अब इस गद्य में क्या कहा है? प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके 2 शिष्य एक नगरी पहुंचते हैं जहां राजा मूर्ख
और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं पड़ देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 टका, यथा राजा तथा प्रजा कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेर नगरी एकांकी से लेखक पाठकों के इस अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। मैंने कहा था आपको इससे पहले भी, एकांकी का मतलब क्या होता है। चलो आज आपको यह क्वेश्चन है। मैंने तो आपको सिखा दिया था कि एकांकी किसे कहते हैं। इसके ऊपर मुझे एक बात कहनी है, इसीलिए स्वराज्य की नींव भी एकांकी थी। तब मैंने आपको कहा था कि क्या एकांकी किसे कहा जाता है। वन प्ले एक्ट, याद आया? वन प्ले एक्ट मतलब एकांकी। जो एक अंक का नाटक हो उसे एकांकी कहा जाता है। उसे यहाँ पे अविवेकी अज्ञानी वृत्तियों से परिचित करवाकर उससे बचने रहने की प्रेरणा दी है। तो आप भी अंधेर नगरी हो। जी हाँ, आप जो ये सब सुन रहे हो वो सब अंधेर नगरी है। किस प्रकार से? मोबाइल है हाथ में, ऐसे ड्रैग करके 15 मिनट, 25, 35 और लास्ट में 45, फिनिश। यहाँ 10, 20, 30, 40, फिनिश। कई तो ऐसे बच्चे सिर्फ सीधा 25 मिनट्स और लास्ट में, और कई सारे बच्चे तो ऐसे सीधा लास्ट में होमवर्क देखता है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो सीधा मोबाइल वीडियो किया और ड्रैग करके होमवर्क देख लिया और फ्री फायर शुरू। यहाँ पे मम्मी पापा को ऐसा लगे कि वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा है, कितना समझदार है, वो तो पूरे दिन पढ़ता रहता है, पूरे दिन लिखता रहता है, पूरे दिन वीडियो देखता रहता है। मम्मी पापा को क्या पता कि हम वीडियो देखते ही नहीं हैं, हमारी जो पढ़ाई हो रही है वो हम पढ़ते ही नहीं हैं। हम तो ट्रैक करके होमवर्क देख लेते हैं, फिर सिर्फ होमवर्क ही लिखने का ना, तो होमवर्क लिखने के बाद सीधा होमवर्क नहीं लिखना है। होमवर्क लिखने के मम्मी पापा आए तब वीडियो स्टार्ट कर दे, ताकि फ्री फायर स्टार्ट है, वीडियो स्टार्ट है, दूसरा मूवीज देखी जाती है, वेब सीरीज देखी जाती है, ज़्यादातर गेमें खेली जाती है। आप सोच रहे होंगे कि हमें किस प्रकार से, हमें सब पता है। हमें सब पता है कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करते हो, किस प्रकार से नहीं करते हो, कौन सीधा ड्रैग करके होमवर्क भेजता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसीलिए आपको भी मैंने अंधेरी नगरी कहा है, क्योंकि आप अपने माता पिता को अंधेरे में रखते हैं।
अंधेर नगरी का मतलब ये नहीं कि आप अंधेरे में रखते हो, तो आप अपने माता पिता से भी झूठ बोलते हो। जो कार्य आपको बाद में करना है, पढ़ाई के बाद करना है, वो कार्य आप अभी कर रहे हो। आपका फोकस केवल आपकी पढ़ाई में होना चाहिए, नहीं कि मोबाइल में। मोबाइल में भी आप बोलोगे मोबाइल नहीं होगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? सही है, मोबाइल नहीं है तो पढ़ाई कैसे करोगे? ऑनलाइन है। तो आपने ये कभी देखा है कि आपके माता पिता आपको मोबाइल देकर चले जाते या तुरंत आपको नया एक मोबाइल लेके दिया है, नेट करवा के दिया है? वो आपकी पढ़ाई के लिए दिया है, वो खर्च उन्होंने आपकी पढ़ाई के लिए किया है, नहीं कि आपकी गेम के लिए, आपकी वीडियो के लिए, नहीं कि आपकी चैटिंग के लिए। व्हाट्सएप में तो आप ऑनलाइन होंगे नहीं, क्योंकि पता चल जाएगा ये कब ऑनलाइन था। इसीलिए इंस्टाग्राम में भी अब कम हो गए, स्नैपचैट है। हाँ, हमें सब पता है, आपकी कन्वर्जेशन कहाँ चालू होती है वो हमें पता होती है। तो आप भी अंधे नगरी है, क्योंकि आप अपने माता पिता से झूठ बोलते हो, उससे सही नहीं बोलते हो, इसीलिए। और यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है कि अभी देखो कि किस प्रकार से प्याज के दाम बढ़ गए हैं। कहा जाता है कि प्याज और नमक गरीब लोगों की जीवन दोरी है। प्याज मामूली से पैसों में मिलता था, आज देखो 80-100 रुपए। और साथ ही नमक देखो, नमक के लिए तो गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया था कि नमक तो ऐसी चीज है जिसको हर किसी की आवश्यकता है। वो भी आज देखो 20, 30, 50 रुपए सभी ने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। ये भी एक अंधे नगरी का ही एक हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे जहाँ पे करप्शन है वहाँ पे अंधे नगरी है। आपको यही लग रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे अंधे नगरी है। सिर्फ इंडिया में ही, सभी देशों में अंधेर नगरी है। अमेरिका में आप प्राइमरी के बच्चे रिवॉल्वर रखते हैं। उनकी मानसिकता देखो, प्राइमरी के बच्चे, उसको कोई अच्छा नहीं लगा, उड़ा दिया। ये अंधे नगरी है। तो यहाँ पे भी हमें यही सीख मिलती है कि हमें अंधेर नगरी में नहीं रहना है, हमें एक स्वच्छ और सुंदर भारत में रहना है। हम ये कहते हैं कि सारे रिश्वतखोर है, तो रिश्वत कौन देता है? सबसे पहले रिश्वत कौन देता है? रिश्वत हम दे तब वो लोग कार्य करें ना। यदि हम ही रिश्वत ना दे तो किस प्रकार से वो, सभी लोग ये सोच लेंगे कि किसी को रिश्वत नहीं देनी है तो वो किसी से ले पाएगा?
नहीं ले पाएगा ना। हमने ही स्टार्ट की है रिश्वत देना और बाद में हम बोलते हैं कि नहीं, हमें रिश्वत नहीं देनी चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ही सीखना पड़ेगा कि करप्शन हमसे ही नाबूद हो, वो हमें देखना पड़ेगा। गद्य की ओर चलते हैं। पात्र परिचय। महंत नारायण दास महंत के शिष्य, गोवर्धन दास महंत के शिष्य, चौपट राजा अंधेर नगरी का राजा, कुंजड़ियन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। यदि आप लोग यहाँ पे होते तो हम ज़रूर इसका नाटक अभिनय करते। पहला दृश्य। यह एकांकी 3 दृश्यों में विभाजित है। कितने? 3 दृश्यों में विभाजित है। पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य। पहला दृश्य जो है उसमें महंत और उनके 2 शिष्य के बारे में कहा है और किस प्रकार से वो लोग जाते हैं और अंधेर नगरी पहुंचते हैं उसके बारे में कहा गया है। फिर दूसरे दृश्य में बताया गया है कि किस प्रकार से बकरी की मौत होती है और किन किन के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है और अंत में सजा किसको मिलती है। तीसरे दृश्य में महंत किस प्रकार से अपने चेले को बचाते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्थान, शहर से बाहर सड़क। महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार इसका रीड कर लिया जाए, रीड किया जाए। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई दे पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजड़ियन से, क्यों बाजी क्या भाव है। कुंजड़ियन, बाबा जी टके शेर। गोवर्धन दास, सब बाजी टके शेर, वाह 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 वाह, बड़े आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव। हलवाई, टके शेर। वाह वाह, गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, बड़े आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है। हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह 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 वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना है तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी में से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ
सब चीज़ें टकेशेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है, जहाँ टकेशेर बाजी और टकेशेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेशेर बाजी, टकेशेर खाजा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में हमें रहना उचित नहीं है जहाँ टकेशेर बाजी और टकेशेर खाजा मिलता हो। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। गुरुजी, मैंने तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह जगह दिन भर मांगो तो पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं माना तो पीछे पछताओगे। मैं तो जाता हूँ, पर इतना याद रखना कि जब संकट पड़े तो मुझे याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। राजा, दूसरा दृश्य। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे। पर्दे के पीछे से दुहाई का शब्द होता है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ है? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और सो मेरी बकरी उससे नीचे दब गई। न्याय हो। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से गए और पकड़ के बनिए को ले आते हैं। क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, कल्लू को छोड़ दिया जाए और कारीगर को पकड़ के लाओ। कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाता है। क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है। चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। तो भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती को लाया जाता है। क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिये ने ऐसे टके की भेड़ दी, मेरे हाथ बेच दी, मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। अच्छा, कसाई निकाला जाता है और गडरिया लाया जाता है। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? यहाँ पे देखो 2 बार राजा, 4 बार राजा है, तो बीच में कौन आएगा? गडरिया आएगा। अब जो संवाद है वो गडरिया का है। महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई और भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया और मेरा कुछ कसूर नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ के लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया गया जाता है। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धामधूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया है। राजा, कुछ नहीं, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ के ले जाते हैं। तीसरा दृश्य। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। अब तो वो तगड़ा हो गया है। गोवर्धन दास
गुरुजी ने हमें बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। चार सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते। चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। घबरा कर, अरे अरे ये आफत कहाँ से आ गई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने के लिए गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं, हम लोगों ने महाराज से अर्ज की। इस पर हुक्म हुआ, किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। दुहाई परमेश्वर की। अरे मैं तो नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कोई टाल सकता है? हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। कोई चिंता नहीं, भुएं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों में बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित हो जाते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। यह क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म हुआ है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी है। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? तुम हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी कर, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। और इस एकांकी का नाम है चुने हुए बाल एकांकी। चुने हुए बाल तो यहाँ पे हमने देखा किस प्रकार से अच्छी तरह से बातचीत हो रही थी। तो समझना स्टार्ट कर दे। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। महंत जी और उनके दो शिष्य भिक्षा के लिए गांव-गांव घूम रहे थे। तो वो शहर के बाहर एक सड़क पर खड़े थे। तब लगा कि नहीं, यह तो बहुत समृद्ध शहर लग रहा है, यहाँ से तो बड़ी अच्छी अच्छी भिक्षा मिलेंगी। अच्छी भिक्षा मिल जाए तो भगवान का भोग लगेगा और बाद में हम खा सकेंगे। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। नारायण दास जी कहते कि गुरुजी महाराज, नगर तो बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, और अंदर अच्छी भिक्षा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। महंत,
मठ का प्रधान, मुखिया। पहला 84 नंबर की पेज आप एक बार पढ़ लो फटाफट। और इस प्रकार दोनों बातचीत कर रहे कि तो अच्छा होगा यदि यहाँ पे अच्छी तरह से भिक्षा मिल जाए तो हमें अच्छा खाना मिल पाएगा। तो फिर गुरुजी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गुरु अपने दोनों शिष्य को एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर भेजते हैं। देखते हैं कि कौन सबसे अच्छी भिक्षा लेकर आता है। तो हम भी यही नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन सबसे अच्छी, हमने पढ़ लिया है इसलिए तो हमको पता ही है कि कौन अच्छी भिक्षा लेकर आएगा। फिर भी हमको समझना है कि अंधेर नगरी क्यों है। इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से कौन अच्छी भिक्षा लेकर आता है। तो आज होमवर्क में हम देखेंगे होमवर्क में शब्दार्थ चैप्टर 18 के शब्दार्थ, मुहावरे, और कहावत फेयर बुक में लिखो। फेयर बुक में लिखो। तो शब्दार्थ, मुहावरे, मुहावरा एक ही है और कहावत भी 2 ही है। तो ये आपको होमवर्क में लिखकर भेजना है। और आगे और भी मज़ा आएगा कि अंधेर नगरी में और क्या क्या हो रहा है, वो हमें अब नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। और आप सब अपनी तबीयत बचा कर चलिए।